नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। तो कोरोना की दूसरी लहर ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। दूसरी लहर के बीच मची तबाही के बाद अब देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और तीसरी लहर की चपेट में बच्चों के आने का भी खतरा है। साथ ही दूसरी लहर से सीख लेकर तीसरी लहर को रोकने के लिए सीख लेने की भी जरूरत है और तीसरी लहर को लेकर हमारी आगे की चर्चा होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि कोरोना आने वाले समय में कोरोना से बच्चों को कितना खतरा है और कैसे उनको बचाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है और जिनको लेकर पूरा देश चिंता में है। सुप्रीम कोर्ट भी तीसरी लहर को लेकर अपनी फिक्र दिखा चुका है। तीसरी लहर तय है, ये बात पक्की हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर आएगी और अगर तीसरी लहर से पहले पुख्ता तैयारी नहीं की गई तो कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले काफी तबाही मचा सकती है। इस तीसरी लहर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां करनी होगी, जैसे टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। तीसरी लहर का बच्चों पर भी खतरा है, लिहाजा इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों पर खतरे को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करनी होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ानी होगी। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। इस बार अगर बच्चे भी कोरोना का शिकार होते हैं, न सिर्फ उनका इलाज करना मुश्किल होगा बल्कि उनको वायरस से बचाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी वैक्सीन बनाई जा रही है? और अगर बनाई जा रही है तो अभी कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में है क्योंकि अब बच्चों की बात है और बच्चों को बचाने के लिए तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर हमारी आगे की चर्चा होगी। तो बिल्कुल राजेश, जिस तरह से बिल्कुल साफ है कि तीसरी लहर की दस्तक आने वाली है। सिंगापुर में कुछ नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अपनी चिंता जता दी है। लेकिन इसी बीच में राजनीति भी यहां पर जरूर गर्म होने लगी है। दिल्ली सरकार कुछ बोल रही है, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही है, लेकिन उस विवाद पर न जाते हुए हमारा पूरा फोकस अगले 1 घंटे की चर्चा में यह रहने वाला है कि तीसरी लहर में क्या कुछ नए सिम्टम सामने आ सकते हैं, कैसे रुकेगी कोरोना की तीसरी लहर। ये ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत को पहले से अब दूर किया जाएगा। अस्पतालों में बेड की संख्या हमको बढ़ानी होगी, ये तैयारी बहुत जरूरी है और वेंटिलेटर की कमी को भी दूर करना होगा क्योंकि बात बच्चों की है। बच्चों पर खतरा देखते हुए तैयारी हमको करनी होगी, इसमें चूक नहीं हो सकती है राजेश। बिल्कुल आलोक। और देखिए, पहली लहर जो आई थी, दूसरी में सबक नहीं लिया गया था, तब दूसरी में हालात बेकाबू हुए आलोक। और अब हमें जरूरत है कम से कम तीसरी की तैयारी की जाए, दूसरी और पहली से सबक लेकर, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। और बड़ी बात यह है आलोक कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ये एक डर इसलिए है क्योंकि कोई समझदार हो उसे समझाया जा सकता है, उसे रूल बताए जा सकते हैं, उसे कहा जा सकता है कि आप ऐसी सावधानियां करें, लेकिन बच्चों को लेकर एक विशेष तैयारी करनी होगी। टास्क फोर्स बनाने की जरूरत होगी। तमाम दूसरी बुनियादी सुविधाएं जो हैं उनको दुरुस्त करना होगा। बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, उसको कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो बच्चों को बचाने के लिए और तीसरी लहर को देखते हुए क्या कुछ करने की जरूरत है, ये अगली 1 घंटे तक हम इसमें चर्चा आलोक करेंगे और एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ होगा, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है इस वक्त जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने नाम के साथ जरूर पूछें, कमेंट करें। हम आपके नाम के साथ एक्सपर्ट से आपका जवाब लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और प्राइम न्यूज की कोशिश लगातार रही है लोगों को जागरूक किया जाए, हम ये मुहिम चलाते रहे हैं, आगे भी इस पर हमारा काम जारी रहेगा ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल, और ये बहस इसलिए भी तेज हुई राजेश, इसीलिए आज प्राइम न्यूज ने यहां पर प्राथमिकता समझी कि तीसरी लहर में बात होनी चाहिए क्योंकि सिंगापुर वेरिएंट की बात हो रही है, सिंगापुर के स्ट्रेन की बात हो रही है। लेकिन यहां पर प्राइम न्यूज ये आपको जानकारी देना चाहता है कि जो
सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं विवियन बालकृष्णन, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी खबर का खंडन किया है। वहां के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सिंगापुर स्ट्रेन जैसी कोई चीज नहीं, तो इसीलिए प्राइम न्यूज उस बहस पर बिल्कुल नहीं जाने वाला है जिसका खंडन बड़े बड़े नेता देश में कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे को उछालना चाहा, लेकिन हमारे भी विदेश मंत्री ने कहा कि वो भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं है, भारत सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहे। तो राजेश, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि टीकाकरण किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर अभी भी टेस्टिंग पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। यहां पर तमाम कंपनियां हालांकि सामने जरूर आई हैं, जाइडस कैडिला बोल रही है, यहां पर कोविशील्ड भी बोल रही है, कोवैक्सीन भी बोल रही है कि हम यहां पर प्रयोग करना चाहते हैं, और कोवैक्सीन को यहां पर मंजूरी दी भी गई है कि आप इसमें स्टेज में आप जाकर जरूर आप यहां पर कोशिश कर सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ, निदेशक फोर्टिस हॉस्पिटल के, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ राहुल चतुर्वेदी हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, ये भी बहुत जरूरी क्योंकि आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रयोग यहां पर राजेश देखने को मिला है। बिल्कुल। अमोद मनोचा होंगे, पेन मैनेजमेंट पर इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है कि किस तरह से दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर इनका बहुत अच्छा काम हुआ है, पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। और अनिल बंसल होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डीएमए के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आऊंगा। फोर्टिस हॉस्पिटल से आप लगातार काफी समय से जुड़े हुए हैं। तीसरी लहर की बात की जा रही है और तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा घातक असर की बात की जा रही है, और यह बहस इसलिए भी छिड़ी है, देखिए पहली लहर में सबसे ज्यादा हमला हुआ बुजुर्गों के ऊपर, उसके बाद जब दूसरी लहर आती तो कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया वयस्कों को और नौजवानों को। इसलिए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सावधानी हमको रखनी है? देखिए, पहली बात तो फिर समझ बोलना चाहूंगा 19 मई को कि तीसरी वेव नहीं आएगी अगर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा और वैक्सीनेशन होगा। अब तथ्यों की बात करते हैं। जैसा आपने कहा, पहली बार वयस्कों में 60% मोर्टालिटी थी। उस समय भी एल्डरली और जो 45 साल से कम है वो लोग ग्रसित हुए थे, पर पहली वेव में मोर्टालिटी हाई जो थी वो 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, जिनको डायबिटीज थी। दूसरी बार में क्योंकि हम केयरफुल नहीं थे और लोग मिल रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, इसलिए वयस्कों को परेशानी हुई। और बच्चों को इस बार जो ग्रसित हुए, व्यस्त घर लेके गए तो बच्चों को भी हो गया। इसका मतलब इंसान किसी भी उम्र का हो, कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करता, ना किसी कंट्री को, ना किसी रिलीजन को, ना किसी सेक्स को, ना किसी क्रीड को। एक बात समझना आवश्यक है। अब रही दूसरी बात मोर्टालिटी की। जब हम डेटा देखते हैं, मोर्टालिटी उन लोगों में पाई गई जिनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, बच्चों में मृत्यु दर कम रही। कहीं आपकी बार का वेरिएंट ऐसा नहीं है, कोई भी वेरिएंट B.1.167 वो ये बताता है कि ज्यादा इफेक्टिव है, वो ये नहीं बताता कि ज्यादा मृत्यु करता है। इस देश में मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि हेल्थ सेवाओं का अभाव था। सेम वेरिएंट यूके में था, क्या उतनी मृत्यु वहां हुई? ये बात जानने की आवश्यकता है। उसका उत्तर है ना। तो जब हम बार बार बोलते हैं कि तीसरी वेव आएगी, हम बच्चों में होगी, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये पता है कि हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही तीसरी वेव के रूप में अपनी हार मान रहे हैं, जबकि बात यह होनी चाहिए कि तीसरी वेव नहीं आएगी। आप तैयारी करिए, लोगों को क्यों डरा रहे हैं? क्या दूसरी वेव खत्म हो गई? कल 4500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हमारा देश सबसे नंबर 1 पे पहुंच गया, जो पिछले साल था जिसने सबसे अच्छे से रोका था। इस बार वो नंबर 1 पे है कि सबसे ज्यादा मृत्यु होने वाला देश बन गया। हमारे को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके की तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। क्या दूसरा वेव खत्म हो गई? तो डॉक्टर राहुल, यहाँ पे मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल आप ही से पूछूंगा सर, कि ये फिर चूक कहाँ हुई? क्योंकि हमने देखा पिछली बार हमने बेहतर से काबू कर लिया था, अब हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर भी आएगी, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है, ना हो, हम भी यही दुआ करते हैं। लेकिन आगे के जो हालात हैं उससे कैसे निपटा जाएगा? जो कमी पिछली बार रही, इस बार कैसे दुरुस्त की जाए? सिंपल सी बात है, मैं आपके चैनल वालों को बताना चाहूंगा, दर्शकों को, हम सबको इलाज नहीं कर सकते। अगर 135 करोड़ में 4 लाख लोग इलाज करने के लिए आए, इलाज नहीं होगा। भले ही आप कितने बेड लगा लीजिए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगा लीजिए, बट हाँ, हम सबको बचा सकते हैं। बहुत जरूरी बात। बीमार होने से बचा सकते हैं, वो है आपका मास्क। कोई वेरिएंट आ जाए, B.1.167 आ जाए, उसके आगे 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, पर मास्क और वैक्सीनेशन को 19 मई को ये बात ज्ञात है कि वो मास्क को भेद के अंदर नहीं जा सकता, और जो वैक्सीन है उसको तोड़ के उसका सुरक्षा कवच को आपको मृत्यु के मुंह में नहीं डाल सकता। तो बिल्कुल सिंपल रखने वाली बात है,
साइंस को बिलीव रखिए, साइंटिफिक एंडेवर्स को, टेम्परामेंट को बढ़ावा दीजिए, अपनी वैक्सीन की तादाद को बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करिए, बच्चों की वैक्सीनेशन को साक्षात करिए, अच्छे से ट्रायल करिए सो दैट बच्चे ले पाए, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसके माध्यम से हम तीसरी वेव को आने ही नहीं देंगे। अगर आएगी भी तो थोड़ी सी रिपल आएगी और रिपल आने के बाद वो चली जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि तीसरी वेव के लिए अभी से ना घबराएं, प्रिपरेशन जरूर करके रखें पर घबराएं ना। लोगों को बताएं कि कैसे नहीं आ सकती, ये मत बताइए कि आएगी, कैसे नहीं आ सकती ये बताइए। बिल्कुल। तो हमारे साथ राहुल चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। आपने बहुत जरूरी बातें बोली कि हम सभी का इलाज तो नहीं कर सकते संक्रमित होने के बाद, लेकिन हम उनको बचा सकते हैं। राहुल चतुर्वेदी, जिस तरह से आयुर्वेद में आपने काफी समय से आपने काम किया है, आयुर्वेद की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आयुर्वेद का कितना बेहतर उपयोग हो सकता है ताकि हम लोगों को पहले से ही सुरक्षित रख पाएं और हमको कोरोना के संक्रमण का सामना करना ही ना पड़े? प्राइम न्यूज का ये जो शो है ये पब्लिक के लिए बहुत बेहतर शो है। मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी आपको आयुर्वेदा में बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो 98.4 डिग्री पे हमेशा काम करती है। हमारे अंदर इतना टेम्परेचर ऑल टाइम बना रहता है। तो ऑब्वियसली जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी इसी टेम्परेचर पे काम करने के आदी हो जाते हैं, राइट। हर पार्ट उसी टेम्परेचर पे काम करता है जिस टेम्परेचर पे बॉडी रहती है। अब सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमको 9 इंच की रेखा और 13 इंच की रेखा, 2 रेखाएं दे दी गई और हमको बिना काटे हुए, बिना 8 फीट के 9 इंच वाली को 15 इंच बनाना है, तो कलम लीजिए और उसको सीधी खींच के 13 इंच से बड़ी हो जाएगी। अब हमारी जो बॉडी है हम इसको जितना मजबूत खाने पीने के मामले में बना सकते हैं, इसकी सहन शक्ति बीमारी के प्रति उतनी ही सजग हो जाती है और इतनी मजबूत हो जाती है कि बीमारी की मदद कुछ नहीं कर पाती है। बशर्ते इतना है कि हमको डेली रूटीन अपना बदलना होगा, आलस त्यागना होगा, सवेरे उठ के हल्का प्राणायाम करना। यानी जहाँ तक कोरोना की हम बात करें मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, बाकी तो बीमारियां बहुत है। लंग्स इफेक्टेड जो आजकल हो रहे हैं, हम इसकी बात करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो लिक्विड होता है लंग्स को मैनेज करने का, ये लिक्विड जाके आगे सॉलिड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लंग्स को लिक्विड और सॉलिड के बीच का एक मैनेजमेंट बना के रखना है, केमिस्ट्री सेट करनी है। इसके लिए हमें सवेरे उठ करके हल्का हल्का प्राणायाम, पेपरों बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला प्राणायाम नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, लॉन्ग छोड़ना है, लंबा लेना है, छोटा लेना है, सांस लंबा छोड़ना है, छोटा लेना है। खाने पीने में हमको क्या ध्यान रखना है, हर 5 घंटे में 6 घंटे पर प्राणायाम करना है, रेगुलर प्राणायाम नहीं करना है। खाने पीने के मामले में सवेरे उठिए, सबसे पहले तो आप गर्म पानी यूज करें, उसमें हल्का सा काली मिर्च मिला करके तुलसी मिला के उबालें और 1 कप ले लें, बहुत सारा काढ़ाओं के चटनी में भी नमक है। बिल्कुल बिल्कुल। खाने से पहले और खाने के बाद 1 कप गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो लंग्स से और बॉडी में अपने आप सिकाई हो जाती है और फीवर जैसी वस्तुएं अपने आप जाने लगती है। ठीक है। नंबर 2। नंबर 3, हम जो सोचते हैं कि वैक्सीन हमने लगवा दी और हम बीमारी नहीं होगी, हमें ध्यान रखना है कि जो हेलमेट होता है वो कभी भी एक्सीडेंट से नहीं बचाता है, सीट बेल्ट गाड़ी की कभी भी एक्सीडेंट से नहीं बचाती है, लेकिन सुरक्षा प्रदान इतनी कर देती है कि आपकी जान बच सकती है। तो जो वैक्सीनेशन है वो ये है। दूसरा, तुलसी का प्रतिदिन दिन में 3 से 4 बार हम अगर आधा कप गर्म पानी में डाल करके लें तो पूरे बॉडी में से इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू होगा और कोरोना को मात दे सकते हैं। ठीक है। लहसुन का सेवन करें जी, खाली पेट करके, तो वो एंटी फंगल होता है। जो आजकल हम काला फंगस से टीवी चैनल पे डिबेट कर रहे हैं कंटिन्यू, इसमें लहसुन बहुत सहायक है जी। अभी हमने क्योंकि बिल्कुल राहुल जी,
बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं वो पॉइंट बेहद कारगर है और इन्हें अपनाकर भी जीवनशैली को भी बेहतर किया जा सकता है, कोरोना से भी बचाव किया जा सकता है। दोबारा आऊंगा राहुल जी आपके पास। अमोद, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि अब किस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने पहली लहर को भी देख लिया, हमने दूसरी लहर को भी हम देख रहे हैं, दोनों तरफ जो जाने गई थी उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तीसरी ना आए उसको लेके यहां अगर आती है तो किस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नमस्कार, मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। जो आपने सवाल पूछा कि क्या रणनीति होनी चाहिए, आई थिंक मेरे से पहले जो दो स्पीकर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल अमोद जी यहाँ पर राजेश जी का प्रश्न यही था कि देखिए, लोग बहुत सारी मानसिक पीड़ाओं से गुजरे हैं, सभी ने अपने परिजनों को यहाँ पर खोया है, तो इस समय परिवार में, समाज में किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक पेन एक्सपर्ट हैं, लोगों को क्या चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए ताकि इस महामारी से जो भी हमारे परिवार जूझ रहे हैं उनसे कैसे बाहर निकले? देखिए, इस महामारी की वजह से सभी लोगों ने देखा है इसको करीब से, कितने लोग आपके परिवार में, जान पहचान में, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, कई लोगों की जान गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, पूरे सब लोगों में एक भय बहुत जरूरी है और बहुत है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और जो हम, जैसा कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने भी बोला कि प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, आप हेलमेट पहन सकते हैं, चाहे आप एक्सीडेंट होने से अपने आप को बचा पाए या नहीं, लेकिन आप प्रिकॉशन लेके अपनी जो इंजरी है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करेंगे, जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए कि मास्क पहनना है, प्रिकॉशन लेनी है, वैक्सीनेशन करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके रखना है, एंजाइटी को नहीं बढ़ने देना है, अपना प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। बाकी आगे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं उस पर बहुत जरूरी है कि हम उस पर कंट्रोल रखें। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमोद जी हमारे इमोशंस ही होते हैं। जिस तरह से पेन मैनेजमेंट के आप एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो वो उनसे आसानी से पार पा जाएं? हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे बड़ा फोकस यही है इस समय देश का कि हमको किसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ते रहना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव थॉट्स लाएं और हमेशा हमारी, कई लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो नेगेटिव या वर्स्ट सिनारियो सोचते हैं, उससे हमें दूर रहना है। बिल्कुल अपने स्ट्रेस लेवल, ये देखा गया है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है उससे भी आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है कि आपका शरीर की जो लड़ने की क्षमता है वो स्ट्रेस लेवल पे उस पे भी असर पड़ता है। तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जहां तक दर्द की बात है, वो इसका एक हिस्सा है इस बीमारी का, और उसकी वजह से भी लोगों का जो एक कमजोरी आती है, जो एक अपना रोजमर्रा की जिंदगी नहीं कर पाते हैं, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन ये छोटे समय की बात है, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर आप इस बीमारी से जूझ करके बाहर निकल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब बाकी चीजें तो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर अनिल बंसल, आपका रुख करेंगे और आपसे सर ये समझना चाहेंगे कि चूंकि अभी दूसरी लहर का ही हम लोग सामना कर रहे हैं, अब तीसरी की कब तक संभावना है कि ये दस्तक दे सकती है? इससे कम नुकसान हो, कैसे बच्चों को बचाया जाए, चूंकि कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? सर, आपने सही पॉइंट उठाया कि तीसरी लहर के बारे में भी अभी हमने बोलना शुरू कर दिया है। कोविड जो है एक नया वायरस है जिसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। पहली बार जब हमारे देश में इसी वेव आई थी तो हमने लॉकडाउन किया था। उससे पहले हमारे पास एक लेबोरेटरी थी टेस्टिंग के लिए, और जब हमने लॉकडाउन खोल के इसका मुकाबला शुरू किया तो आज 1000 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो एक अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट है। सेकेंड फेज जो आई है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो पिछली फेज में मैक्सिमम 1 लाख तक के केस थे, अब की बात 3-4 लाख तक के केस आ गए। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ का बिल्कुल डाउन था, जिसकी वजह से लोगों को जब तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल भागे तो वहाँ बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली, जिसकी वजह से पूरी फैमिली पैनिक में हो गई और वो कोशिश करने लगी कि कहीं से अप्रोच लगा के किसी ढंग से मिले। तो आधे से ज्यादा लोग जो डेथ हुई है इनकी, इसलिए इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, या जब ट्रीटमेंट के लिए दाखिल हुए तब तक वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुके थे। अब आपने देखा कल डॉक्टर के अग्रवाल जो IMA के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इतना काम कर रहे थे, इतना लोगों को समझा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कोरोना हो गया। और उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो भी दिया जिसमें लिखा ऑक्सीजन लगाए लाइफ शुड कंटिन्यू,
एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। तो वो मैसेज यहाँ भी है कि कोरोना बीमारी है, कोरोना के बाद कोई और बीमारी भी आ सकती है। 2003-4 के अंदर सार्स की बीमारी भी आई थी, जो कि इसी तरह के वायरस जो होती है। तो हमें प्रिकॉशन रखनी होगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का यूज करना और भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करना इस बीमारी के बाद भी करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई और बीमारी आ जाएगी। थर्ड फेज के बारे में ज्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में बच्चे भी इन्वॉल्व हुए थे। ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चों को नहीं हुआ, और बच्चे ठीक भी हो गए। जिन लोगों की रेजिस्टेंस पावर ऑलरेडी वीक होती है। भारत देश संसार में डायबिटीज का कैपिटल है, सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस यहाँ पर हैं। और हमारे देश में लोग डायबिटीज का इलाज नहीं करते, अपने घरेलू नुस्खों में कर लेते हैं, झाड़ फूंक में चले जाते हैं और नई नई तरह की भ्रामक विज्ञापनों के अंदर फंस जाते हैं। जबकि डायबिटीज एक नॉन बीमारी है, जिसके लिए अगर प्रॉपर डाइट ली जाए, व्यायाम किए जाए और दवाई ली जाए तो हर एक आदमी रह सकता है। मेरे को 30 साल से डायबिटीज है, मैं रेगुलर व्यायाम करता हूँ, उसकी दवाइयाँ भी ले रहा हूँ और डाइट भी कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही लोगों को अपनी सिस्टम बनाना पड़ेगा। हर फेज आएगी तो घबराने की बात नहीं है। हर फेज में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने जो गलती हुई थी फर्स्ट फेज के बाद, हमने सब डिसमेंटल कर दिया, ये सोच के कि हम जीत गए, और जिसका प्रॉब्लम फायदा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अब ऑक्सीजन लग गए हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन मशीनें लग गई हैं, तो अगर इसको मेंटेन करें, अस्पतालों के बेड बढ़ाएं। सबसे बड़ी चीज अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ रखें, क्योंकि इसकी बहुत कमी है। अगर नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हो गए तो एक डॉक्टर क्या कर लेगा? 14 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, उसके बाद दूसरा बंदा आना चाहिए। वो भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम थर्ड के बाद चौथी फेज भी आए तो उसका मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे और हम ये यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि अगर न्यूरो सर्जन को हम छोड़ दें, वो सबसे कम संख्या में है पूरे देश के पास। अगर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये भी वो आंकड़ा है जो कि हर एक अस्पताल में अक्सर नहीं देखा जाता है। आपके आसपास के जैसे वातावरण में भी अगर आप देखेंगे, आप पास पड़ोस में देखेंगे तो 1 या 2 डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो क्या भारत सरकार को बहुत ज्यादा संजीदा होकर अब इस पर भी काम करना है कि अगर बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी यहां पर पहले से ही ट्रेनिंग दे दी जाए कि कोरोना में घर बैठे लोगों को टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज कैसे मिल पाएगा, क्योंकि बच्चों को अस्पताल लाना, ऐसी परिस्थितियां ना होने पाए ना कि उनको वेंटिलेटर की यहां पर जरूरत पड़े। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर हमें तैयारी करनी है तो हमारे को 3 चरणों में देखना पड़ेगा। 0 से 5 साल तक, 18 साल, 10 से 18 साल जो 40 किलो से ऊपर है, उस बच्चे की रिक्वायरमेंट एडल्ट जैसी होती है। बट अपने को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले बात है बेड की रिक्वायरमेंट। पीडियाट्रिक डॉक्टर कम है, पीडियाट्रिक डॉक्टर के बाद पीडियाट्रिक आईसीयू बहुत कम है। अगर किसी अस्पताल में 100 बेड का आईसीयू होता है तो शायद 10 ही बेड उसके पीडियाट्रिक आईसीयू के होते हैं। ये बात समझना आवश्यक है। उसके बाद जरूरत पड़ती है उसके साथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें ऑक्सीजन का मास्क है और वेंटिलेटर डालने वाली ट्यूब्स है, और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स भी अलग होते हैं। तो हमको इन चारों चीजों को जोड़ के रखना पड़ेगा। लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, साथ ही में जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के साथ में चौथा चीज ट्रेनिंग का ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्थिति जो भी दूसरी परिस्थिति हुई दूसरी लहर में, वो कहीं ना कहीं रिसोर्स के अभाव में थी। आज हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन होता, बेड होता और सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते तो शायद 4000 लोगों की जगह 1000 लोगों की ही मृत्यु होती, क्योंकि सुनामी इतनी बड़ी थी। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि अगली बार आगे 100 सालों तक भी ऐसी बड़ी सुनामी ना आए जिससे हमारा सिस्टम ओवरवेल्म हो जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि स्टीपनेस ऑफ द कर्व, जिस तेजी से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, आप बताइए 10 अप्रैल से लेके 5 मई तक में जिस प्रकार से केसेस 20,000 से सीधे 4 लाख पे जंप करे, कोई भी स्ट्रक्चर होता वो फैल जाता, वो बैठ जाता। तो हमको ये पहला प्रयास करना चाहिए कि इतना बड़ी सुनामी दोबारा ना आए, और हमने पहले करके दिखाया है। पिछली बार हमारे पास सुनामी जो लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नए इंस्ट्रूमेंट खरीदे, और आज देखिए चक्रवाती तूफानों से कितने कम लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि हम एडवांस में पहचान पाते हैं। उसी प्रकार से हमें कोरोना को देखना है, जिस प्रकार से हम ताउत के बारे में जान पाते हैं और लोगों को बचा पाते हैं, वैसे ही कोरोना से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा। आप वैक्सीनेट भी कर दीजिए, अगली स्थिति ऐसी होगी कि कुछ वेरिएंट वैक्सीनेट को ब्रेक करके जा रहे होंगे। तो हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इंटेलिजेंट सिस्टम लगाने की जरूरत है, बिल्कुल सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, राहुल चतुर्वेदी जी,
ठीक है सर, दोबारा आपके पास आते हैं। राहुल चतुर्वेदी जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि अभिभावक बहुत चिंतित हैं बच्चों को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर, आने वाली लहर को लेकर। ऐसे में जो आयुर्वेद है वो किस तरीके से बच्चों के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकता है, कैसे उनके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। और अभी हमारे मित्र राहुल भार्गव जी हैं, हम तो पहले भी कई पैनल से काम दे चुके हैं। तो आपको मैं बताऊं, इनकी एक पॉजिटिविटी वाली बात देखिए, हमें क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव सोचना चाहिए पेरेंट्स का, अभिभावक को। वो ये ना सोचे, क्योंकि जो थर्ड वेरिएंट है वो आज का जो सेकंड वेरिएंट जिसको हम कह रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि यही थर्ड वेरिएंट है, क्योंकि कोशिकाओं में ये रूप बदल के कोरोना नया अवतार लेता रहता है। ये कोई नया अलग से नहीं आएगा बन के। तो हमारे गार्जियंस को सबसे पहले कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को नियमित दिनचर्या के लिए तैयार करें। पहले तो वो सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, बच्चों को घर में अगर कोविड नहीं हुआ है तो पूरी एक्सरसाइज कराना, अगर किसी को कोविड है घर में तो हल्की एक्सरसाइज करना, और बच्चों को हमेशा पॉजिटिव संदेश दे गार्जियन कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, हाथ धोते रहे। जैसा कि प्राइम न्यूज पे भी बहुत कभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले बहुत अच्छा संदेश दिया। ये सारी चीजें बच्चों को, अगर हम, बच्चा तो कच्चा घड़ा है ना, इसको कुमार की तरह डालना है हमको। तो बच्चों को घर में खाना पीना हर 2 घंटे 3 घंटे पे डाइटिशियन की मदद लेकर के, और हमेशा बच्चों को ध्यान रखें। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ, निदेशक फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं। राहुल चतुर्वेदी आयुर्वेद के एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमोद मनोचा हमारे साथ, पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ अनिल बंसल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डीएमए के। तो राहुल चतुर्वेदी जी, आपसे बातचीत हो रही थी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तमाम ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको हम निश्चित मात्रा में अगर हम बच्चों को दें तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छा डेवलप किया जा सकता है। आप कृपया प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये जरूर ब्रीफ कीजिए कि उन आयुर्वेदिक औषधियों का किस तरह से वो घर के स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है, और इतना जेन्युइन सवाल है कि आपको बैठे बैठाए इसका पुण्य प्राप्त होगा। अभी इसमें एक शंख पुष्टि करके आती है औषधि, बच्चों में इम्यून सिस्टम तो वो डेवलप करेगी ही, बट पॉजिटिविटी और डेवलप करती है ये दवाई। तो अगर 4 ढक्कन शंख पुष्टि हम सवेरे शाम बच्चों को खाने के बाद दें तो इसका असर दिखेगा। और मैं चूंकि चाहता हूँ कि कम समय में 2-4 दवाइयों का नाम बता दूं जिससे लोगों को लाभ मिल जाए। दूसरा, अश्वगंधा रिस्ट आती है, ये भी 4 ढक्कन अगर हम 5 साल से 15 साल के बच्चों को सवेरे शाम खाने के बाद देते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होगा। इसके बाद एक कुमार कल्याण रस आता है, तो गोली है, एक गोली अगर 3 बार बच्चों को दें तो इससे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी डेवलप होगी। बच्चों के अंदर, जैसे आपके सामने से अजगर सांप निकल गया, उसने काटा नहीं आपको, लेकिन उस सांप की दहशत बैठ गई। बच्चों के साथ ये हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, गार्जियन के दिमाग में ये बैठ गया कि सांप काट लेगा, लेकिन उस सांप ने काटा नहीं। तो उस दहशत को खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी ड्यूटी हमें करनी है। और दूसरा, अभी इसमें अर्जुना रिस्ट आती है, बहुत अच्छा हार्ट से लेकर माइंड को फ्रेश बना देती है। 4 ढक्कन सवेरे शाम लें, बट प्राणायाम एक्सरसाइज बच्चों को रेगुलर करवाएं, और अक्सर टीवी पे भी आता रहता है तो वो सब देख करके बच्चों को पॉजिटिविटी रेट बढ़ाएं। बहुत सही, ठीक। और खाने पीने में बच्चों को हर 3 घंटे पे कोई न कोई ड्राई फ्रूट, पनीर, हल्का, ये नहीं कि देते ही रहे, बट हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहेंगे, और बच्चों की एक्सरसाइज होती रहेगी तो बच्चे बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, राहुल जी आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन अनिल बंसल मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहेंगे सर, चूंकि अभी मेरा सहयोगी भी यही जिक्र कर रहे थे आलोक के, बच्चों को लेकर विशेष तैयारियां जो होनी चाहिए वैसी नहीं है और आगे होनी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि बच्चों के आईसीयू बहुत कम है, उनकी सीमित संख्या है, डॉक्टर्स की कमी है, इस बात का भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब तैयारियां किस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो अभिभावक है उनकी चिंता कम हो सके, जो बच्चे हैं उन्हें प्रभावित होने से बचाया जा सके, और जो मेडिकल स्टाफ है उनके सामने फिलहाल क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जो बच्चे हैं बहुत कॉमन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी दवाइयाँ बड़ी लिमिटेड अमाउंट पे देनी होती है वेट के हिसाब से। तो जिसको कि कोई पीडियाट्रिशियन जो अच्छे होते हैं वही कर सकते हैं। नॉन पीडियाट्रिशियन अंदाजे से दवाई देते हैं जो कभी कभी नुकसान करती है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोविड का बिहेवियर आप रखेंगे ठीक से, अगर कोविड का वो रखेंगे प्रॉपरली तो आप अपने बचा सकते हैं बच्चों को। और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा,
बेड बढ़ाने पड़ेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि असल काम तो उन्होंने करना है, डॉक्टर ने तो एडवाइस करना है, बट जब तक पैरामेडिकल नर्सेज अच्छी नहीं होंगी, इनको रेगुलर उस पर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई बीमारी आ भी गई तो जिसका हम उसको मुकाबला कर सकें, बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। ऐसा जैसे अब की भगदड़ मची थी, अगर भगदड़ नहीं होगी तो जैसे पहले टाइम पे हुआ था, हम ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर गए, आगे भी कंट्रोल कर जाएंगे, क्योंकि ये बीमारियां तो आती रहेंगी। ब्लैक फंगस भी आ गया है, कभी कोई और नई बीमारी आ जाएगी। ये देखिए सार्स 2004 में शुरू हुआ था, 2009 में H1N1 आ गया था, अब ये 2020 के अंदर कोरोना आ गया, तो कोई ना कोई वायरस बनेंगे और उसका मुकाबला हमें करना होगा। अब इस पे रिसर्चेज अच्छी हो गई हैं, दवाइयां भी कुछ, जैसे DRDO ने एक दवाई निकाली है, अब देखने वाली बात, अगर वो सफल हुई तो शायद हम उससे बच जाएंगे, और बाकी प्रिकॉशन तो हमें लेनी पड़ेगी। सरकार को पूरा अपना बजट, थोड़ा सा हेल्थ बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा कि प्राइवेट तो जगह गवर्नमेंट ने प्राइवेट वालों के लिए छोड़ दी है। 30% सिर्फ सरकारी डॉक्टर इलाज करते हैं, 70% मरीजों का इलाज प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम करते हैं। हमें अपना बजट जो है 10% GDP का कम से कम होना चाहिए, जो आज की तारीख में 1% ऑफ GDP है। तो इससे मौका आया है, एक महामारी बीच में आई है, तो ऐसे में हम मौका निकाल के अपना हेल्थ बजट बढ़ाएं, और हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो, हेल्दी मतलब लोगों को दवाइयां सब मिले, क्योंकि दवाइयां भी ब्लैक में होनी चाहिए। तो अगर इन चीजों का प्रबंध करेंगे तो हम 3rd या 4th हो उसको भी आराम से निकाल सकते हैं। जनता को घबराना नहीं चाहिए, पब्लिक को घबराना नहीं चाहिए, सब ठीक होगा। और अगर वो इसका मुकाबला करेंगे तो बच्चे भी ठीक होंगे, बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, बल्कि अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है और वो ठीक भी कर जाते हैं। अमोद मनोचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद जी, यहाँ पर एक जो जरूरी सवाल मेरे मन में ये है कि देखिए पहले बच्चे बाहर जाते थे, विद्यालय जाते थे, वहाँ पर जैसे अगर उनका लंच टाइम हुआ है तो वो वहाँ पर खेल लेते थे, बाकी शाम को अपने मम्मी पापा के साथ पार्क चले गए, वहाँ पर घूम के आ गए। लेकिन अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पिछले 1 साल से जो बच्चे हैं वो अपने घरों में बिल्कुल कैद हो चुके हैं, क्योंकि माता पिता मारे डर के उनको नीचे भी नहीं आने दे रहे, उनको बाहर घूमने नहीं दे रहे। ऐसे समय में बच्चों के मन में जो अवसाद की स्थिति है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये एक अलग तरीके का बच्चों में स्ट्रेस ला रहा है, जिसकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत अलग अलग हैं। कई बच्चे विड्रॉ हो जाते हैं, कई बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, कई बच्चे गुस्सा ज्यादा करने लगते हैं। तो इसका कोई एक उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी स्थिति है उससे तो हमें लड़ना ही है। और बच्चों में जैसे अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो हम मास्क, उनको डिसिप्लिन करना आसान है, मास्क पहनाना आसान है, प्रिकॉशन समझानी आसान है। बच्चों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए कोई एक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। और इसके लिए हमें हर इंसान को हर घर में अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए अपने तरीके से जो उसके उपाय हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका घर बड़ा है, उसमें एक ही बच्चा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे घर में उस बच्चे को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, उसमें जगह नहीं है ज्यादा और बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपके लिए जो सोल्यूशन होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी। तो इसलिए इसका कोई एक वो नहीं है, और माँ बाप को अपना पूरा एनर्जी और क्या कहते हैं अपना इसमें इनोवेशन डाल करके खुद ही विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि उनको कैसे कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव एनर्जी दी जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो बिजी रहें। और ये जो लक्षण जो हमने बात करे, जैसे इरिटेबल होना, जैसे गुस्सा ज्यादा आना, इन सब चीजों पे नजर रख करके इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको समय रहते हुए इनको प्रोएक्टिवली हमें डील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका मैं रुख करूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि हर महामारी, हर चुनौती कोई ना कोई सबक दे के जाती है, हर चुनौती कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। सर, इससे हमने क्या सीखा और हमें आगे किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है? बात सिर्फ एक कोरोना की नहीं है, बात तमाम उन चुनौतियों की भी है जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। कोरोना ने भी चलो अपना तांडव तो मचाया, पर उसने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी बताई। पहले लॉकडाउन में उसने बताया कि किस तरीके से हमारे को मेथड को फॉलो करना चाहिए। उसने देश को एक मुट्ठी में बांधा
दूसरा, जब हमने लॉकडाउन किया तो हमें पता चला कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी कम होती है तो हम एनवायरमेंट को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और देखिए उसका नतीजा ये था कि कितना एनवायरमेंट कम हो गया और जो PM 2.5 का रेशियो होता था वो मिनिमम दर पे आ गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी, 8 महीने में हमने इंसान ने एक चुनौती के अगेंस्ट में mRNA वैक्सीन का गठन कर दिया और ट्रायल करके ह्यूमन इंसान को एक वैक्सीन के माध्यम से वायरस बचाने की किफायत चालू हो गई। इससे भी ज्यादा बड़ी बात हमको जो ये समझने की है कि हमने अपने देश में बनी हुई वैक्सीन पे विश्वास करके हजारों करोड़ों लोगों को बचाने की जो प्रयास किया है वो अभूतपूर्व है। इसका मतलब ये है कि कोरोना सिर्फ, और एक और मुद्दा कोरोना जो देके जा रहा है कि हमारे को एक वो चुनौती दे रहा है कि किस प्रकार से जो प्राइमरी हेल्थ केयर था देश में, हेल्थ रोटी कपड़ा मकान के दूर दूर तक भी पास नहीं आता था। शायद इस एपिडेमिक के बाद, इस पेंडेमिक के बाद में रोटी कपड़ा मकान के साथ हेल्थ की भी मांग होगी। जब पब्लिक मांगेगी तो सरकारों को चुनौती रहेगी, सरकारों को देना पड़ेगा और हेल्थ केयर व्यवस्था बढ़ेगी, बोथ इन बजट और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। ये एक मौका और दे रही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो भी जर्जर हालत में थे कोरोना के चलते मशीनों के माध्यम से उनको बहुत अच्छा बनाया जाए। देखिए, कोरोना ने अपने नुकसान तो पहुंचाई, बट ये भी हमको बताया कि किस प्रकार से जीवन शैली के चेंज करने के माध्यम से हम कोरोना जैसी बीमारी के साथ में इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को भी हरा सकते हैं। तो ये आंख खोल देने वाली बात है। कोरोना ने हमें चीजें जो सिखाई हैं, अगर मैनकाइंड उसको समझेगी। देखिए, अमेरिका में किस प्रकार से इन्फ्लुएंजा से हर साल 3 लाख लोगों की मृत्यु होती थी, वो घट के आज 5,000 पे आ गई। तो कोरोना ने सिर्फ गलत ही नहीं, हमें बहुत नई चीजें भी, बहुत सारी हमें चीजें सिखाई और हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा मैनेजमेंट कितना बेहतर होना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग पर हमको कितना खर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात बोली राहुल जी। राहुल चतुर्वेदी के पास अब हम एक बार चलते हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। राहुल चतुर्वेदी, हम आपके पास एक बार आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे कि कोरोना अभी जल्दी जाने वाला है नहीं, ये तमाम वैज्ञानिक पूरे विश्व के बोल रहे हैं। ये हो सकता है हमारे साथ ठहर जाए और जिस तरह से जो सामान्य बीमारियां हैं कि कभी डेंगू लोगों को होता है, कभी मलेरिया होता है, कभी टाइफाइड होता है, ये बीमारियां खत्म नहीं हुई हैं। इस तरह से हो सकता है कोरोना वायरस भी लगातार मानव सभ्यता के साथ चलता रहे, समय समय पर लोग बीमार होते रहें। आयुर्वेद यहां पर कितना अपना प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो कि विषाणुओं से लड़ने के लिए बहुत अच्छी हैं, कारगर है। इसका कितना यहां पर बेहतर उपयोग किया जा सकता है? देखिए दो बातें हैं। नंबर एक तो मैं आयुर्वेदिक औषधि से पहले एक बड़ा सुझाव देना चाह रहा हूँ, सभी लोग हैं और समझना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए कोरोना के स्पेशल, उसके लिए बहुत जरूर। तो या महामारी के लिए हमारे यहाँ स्पेशल कोर्स होना चाहिए जो पैरामेडिकल स्टाफ को लेके या गांव की जो नर्सेज हैं, आशा बहने हैं, इन सबको लेकर के ये काम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट का। ये केमिस्ट्री अभी सेट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। जिस दिन इससे काम करेगी तो आने वाली कोई भी महामारी, मैंने केवल कोरोना की बात नहीं की है, मैंने कहा कि किसी भी महामारी के लिए स्पेशल कोर्सेज होने चाहिए। जो सरकारी अस्पताल में जो जगह पड़ी है उसका प्रयोग हो जाएगा, PHC का प्रयोग हो जाएगा। खैर, ये बात की चीजें, मैं कुछ खाने पीने पे इस पे आता हूँ जरा। आपने कहा कि बहुत सारी औषधियां हैं जो विषाणुओं से लड़ने में काम करती है। बिल्कुल। नंबर 1, कपूर जो है दिन में 2-4 बार सूंघना चाहिए, जो नाक की नलियों को खोलता है, विषाणुओं को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सी औषधियां ऐसी है जिनका भाप अगर हम ले, जैसे निर्गुंडी, काकर सिंगी, अपराजिता, त्रिकुटा, इन सबका अगर हम सीने में भाप ले उल्टा लेट करके, बहुत जरूरी, तो ये फेफड़े को, हार्ट को, नाक से लेके सारी नलिकाओं को इतना खोल देंगे कि बहुत सारे विषाणुओं से मरने की तो संभावना रहेगी, लेकिन दूसरे तो नेगेटिव चीजें वो नहीं आ सकती, क्योंकि आपका फेफड़ा और संस्थान पूरा मजबूत है। बेसिकली क्या होता है आयुर्वेदा में कि जो आप खाना खाते हैं तो लीवर HV के पिगमेंटेशन को करता है और वो फेफड़ों तक पहुंचाता है हार्ट की आर्टरी से जाकर के। और HV जब फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां इसका काम है कि ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन लेगा तो नया ब्लड बनेगा। हमको ये संस्थान मजबूत करने की जरूरत है।
ठीक है। अगर हम इस महामारी से बचना चाह रहे हैं। राहुल जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा और इस बार भी देख रहे हैं कि काढ़े का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गिलोय, मुलैठी, इन तमाम चीजों का उपयोग लोगों ने खूब किया, उसका फायदा भी दिखाई दिया। क्या बच्चों की जब हम बात करते हैं तो क्या उनके लिए भी यही औषधि कारगर साबित होगी, या उनको किसी विशेष तौर का काढ़ा देने की जरूरत होगी ताकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर किया जा सके? बच्चों को थोड़ा विशेष इसमें प्लस कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए, बच्चों का रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। इनके साथ साथ जो मैंने कुछ औषधियां बताई थी, इसके अलावा जो आप काढ़े की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 5 चीजों का एक काढ़ा है जो बच्चों को बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। इसमें एक तो गिलोय 50 ग्राम ले लें जी, तुलसी के पत्ते 50 ग्राम ले लें, काकर सिंगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जड़ी है जो बच्चों को इतना मजबूत बनाएगी कि काकर सिंगी 50 ग्राम ले लें, त्रिकटु चूर्ण 50 ग्राम ले लें, और इसके बाद काली जो सोंठ होता है इसको ले लें 50 ग्राम। इन सबको करके और 1 गिलास पानी में बहुत थोड़ा सा डाल के और आधा गिलास रह जाए तो बच्चों को पिलाइए चाय की तरह। बच्चे मीठा चाहते हैं, मीठे में पिलाएं। और इसके अलावा जब इसको आप पिलाएं तो घर के अंदर बच्चों से दोस्ती का माहौल बना लें आप। बच्चों को, जैसे आपके 10 दोस्त मिलने नहीं आ रहे हैं तो आप उन बच्चों को ही दोस्त बनाइए, और बच्चों के दोस्त नहीं आ रहे हैं तो आप बच्चों के दोस्त बन जाइए। बच्चों को जब आपका पैर बड़ा हो गया, जूता आ गया बच्चों के पैर में, तो दोस्त हो गए आपके। तो आज जो कोविड है बंद कमरे में आपको बच्चों को दोस्त बनने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, बच्चों को दोस्त बनाइए, और जो चीज आपको अच्छी लगती है, बच्चों को अच्छी लगती है, इम्यून सिस्टम को देखते हुए, डाइटिशियन की मदद लेते हुए बच्चों को खूब वो खाने पीने पे ध्यान दीजिए। बच्चों का इतना अच्छा इम्यून पावर वो होगा कि आगे आने वाले वेरिएंट, मैं कह रहा हूँ तीसरा वेरिएंट कोई है ही नहीं। जब कोशिकाएं बदल करके यही वेरिएंट आगे पीछे घुमा रहा है तो यही वेरिएंट है, इसी से लड़ाई करिए, आगे कोई वेव आने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमोद मनोचा, हम आपके पास एक बार आना चाहेंगे और हम ये जरूर यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ठीक है, बच्चों के अवसाद का रास्ता आपने बता दिया कि उनको किस तरह से बाहर निकालना है, लेकिन माता पिता भी इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनकी नौकरी छूट चुकी है और उनको स्कूल की फीस भरनी है, उनको घर का राशन भी खरीदना है, अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो उसकी दवाई का भी उसको प्रबंध करना है। इस दर्द से कैसे बाहर निकला जाए, इसमें उनको किस तरह की सकारात्मक विचार, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है जब आर्थिक तंगी आपके ऊपर हो, अपने आप को सकारात्मक रख पाना ये किसी जंग से कम नहीं है। आप ऐसे अभिभावकों को आप यहाँ पर क्या संदेश देंगे, वो अपने पेन का मैनेजमेंट कैसे करें? बिल्कुल, यानी तनाव कम कैसे किया जा सकता है? इस वक्त में कई तरह के तनाव है, उनको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ये आर्थिक तंगी का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इंसान अपने ऊपर तो बहुत कुछ झेल लेता है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो ये मुश्किल हो जाती है बहुत। और इसमें हम सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते। एक जो सेंसिबल इंसान होता है वो अपने बुरे समय के लिए सब चीजें बचा करके रखता है, धन राशि जो भी रिसोर्सेज। लेकिन इस समय जो ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चला है ये इतना लंबा हो चुका है कि सब लोगों के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। तो इसमें हमें पहली चीज तो ये है कि सरकार पे तो हम निर्भर करते ही हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ करके कदम उठाने होंगे, और जहाँ पे जरूरत लगे किसी और की आप मदद कर सके वो करना बहुत जरूरी होगा। जहाँ तक आपके अपने मेंटल बैलेंस और माँ बाप के लिए जो रिलैक्सेशन की बात है, तो इसके लिए बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और तरह की योग हैं, और मेडिटेशन काफी मदद कर सकता है लोगों को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस कर पाए, बल्कि उससे जो उठ रही परेशानी है उस पे ज्यादा फोकस ना करें, बल्कि उसको निजात कैसे पाना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज, आपने एक पहले पैनलिस्ट से पूछा था कि सबसे बड़ी लर्निंग क्या है हमारी इस कोरोना पे, तो मैं उस पे भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जो अंतर है वो है। पहली वेव जब आई थी तो हमारी अप्रोच जो थी वो प्रोएक्टिव थी, मतलब परेशानी आने से पहले हम उसका समाधान ढूंढ रहे थे। हमने संक्रमण फैलने से पहले लॉकडाउन कर दिया, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमारी जो वेव आई है उसमें हमारी अप्रोच रिएक्टिव रही है, मतलब कि परेशानी आने के बाद हम उसका जब होगा तब देखेंगे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि ऑक्सीजन केस बढ़ गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सिलेंडर कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अभी हमें जो करना है
जो माँ बाप भी हैं, जो बाकी लोग भी हैं, ये इस क्वेश्चन से लिंक्ड है, इसलिए मैंने इस पे बोला, क्योंकि उन लोगों को अपने रिसोर्सेज बचा के रखने हैं। उनको अभी सोचना है कि अगर मेरे को परेशानी होगी तो मैं इसका समाधान कहाँ से ढूंढूंगा, मेरे लिए पैसा, आर्थिक मदद कहाँ से आ सकती है, मैं क्या बचा सकता हूँ अभी ताकि ये मेरे आगे फ्यूचर में काम आए। इसी तरीके से सरकार को भी ऐसे ही सोचना है कि हम अभी प्लान कैसे कर सकते हैं कि ये परेशानी आए नहीं, और आए तो कम से कम आए। तो अगर हम इस प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर के पॉलिसीज बनाएंगे, अपने रिसोर्सेज को अभी अपग्रेड करेंगे, तो सबके लिए परेशानी कम होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, एक जरूरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा, और ये सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला, हमने पहली लहर देखी, हमने दूसरी लहर देखी, और अब तीसरी लहर की धीरे धीरे यहाँ पर बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर जब आएगी उस वक्त मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, या हम पहले से ही तमाम संसाधनों को तैयार कर लें? क्योंकि जो एक सबसे बड़ा सवाल, इसलिए ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों के मन में एक भ्रम बैठता जा रहा है। वो ये कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, तरह तरह ये अपने आप को म्यूटेट वायरस कर रहा है। कहीं पर इसका यूक्रेन का यहाँ पर आ रहा है सामने स्ट्रेन, कहीं पर इसका ब्रिटेन से आ रहा है, कहीं पर अफ्रीका से आ रहा है, कहीं सिंगापुर से आ रहा है। क्या वैक्सीन हर तरह की स्ट्रेन पर काम करेगी और लोगों को निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए? और भले ही दूसरी लहर आए, तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, ये वैक्सीन ही उनको बचा पाएगी। अगर आप ये प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को समझाएंगे तो इससे पूरे देश को लाभ होने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा। मास्क और वैक्सीन कितना भी वेरिएंट आ जाए, 19 मई तक जितने वेरिएंट हैं वो आपके मास्क को भेज के अंदर नहीं जा सकते, ये बात समझिए। वैक्सीन में म्यूटेशन आएगा, तब भी आज तक की जितनी वैक्सीन है वो वेरिएंट B16172 हो या 1 हो, दोनों तीनों के अगेंस्ट में कारगर है। तो प्लीज आप डरिए मत इस बात को लेके कि आपको परेशान होने की जरूरत है कि वैक्सीन क्या करेगी। वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन लगवानी है। जो वैक्सीन आपको लग रही है उसको वैक्सीन को लगाइए, क्योंकि अगर हम 60-70% को वैक्सीन लगा पाएंगे तो अमेरिका जैसे शायद एक दिन हम भी बिना मास्क के पब्लिक स्पेस में घूम पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आवश्यक है। हर वैक्सीन के दुष्प्रभाव है, उसको पहचानिए और उसका इलाज करिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बार बार ये बात चल रही है, वायरस कहीं नहीं जाएगा। वायरस 2030 तक आपके साथ रहेगा। आपको वायरस के साथ जीना सीखना है। लोग सियाचिन ग्लेशियर में भी -80 डिग्री पे रहते हैं, 3 महीने रहते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो जब मैनकाइंड ने इतनी सारी चीजें पहचान ली, जान ली और अडॉप्ट कर ली, तो आप अपने आप को अडॉप्ट कर लीजिए वायरस के साथ रहने के लिए। और ये बात भी आप रात में आराम से सोइए कि जब आप सो रहे हैं, साइंटिस्ट जग रहे हैं इस वायरस को निरंतर रूप से हराने के लिए। आप अपना कर्तव्य किए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। बाकी साइंस वायरस को हराएगी, ये पक्का विश्वास है। 1 साल के अंदर इतनी दवाइयां, वैक्सीन और नए प्रकार के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, आगे चल के 8 से 10 वैक्सीन और आएंगी। तो ये बात समझिए, चीजें बेहतर होंगी, हम जीतेंगे। पर जीतने वाले में आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अमूल्य है। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। राहुल चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में चूंकि अभी हम सिर्फ कोरोना की बात करें वो ठीक है, लेकिन कई दूसरी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, तमाम दूसरी बीमारियां भी हैं। उनका वक्त वक्त पे इलाज होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अभी अगर हम दिनचर्या की बात करें तो वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरीके से जो दिनचर्या है वो आम इंसान की होनी चाहिए ताकि वो खुद को स्वस्थ रख सके? देखिए, सबसे पहले तो हमको सवेरे उठने की आदत डालनी चाहिए। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर वाला मैंने अभी जिक्र किया था कि 98.4 रहता है। अगर आपके खाने का, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का इतना रहता है तो ऑब्वियसली बॉडी का हर पार्ट इसी टेम्परेचर पे काम करता है। तो आपको खाना पीना हमेशा अपने टेम्परेचर के हिसाब से रखना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 1, अगर आप बाहर से आए और आपने बिल्कुल गर्म पानी पी लिया और बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया, दही खा लिया, चाय पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये आपके लिए भविष्य के लिए कैंसर बनने वाला है, ये नोट कर लें। नंबर 1। नंबर 2, इन दिनों ऐसी चीज बिल्कुल न खाएं जैसे दही, चावल, रायता, ये कुछ समय के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के अनुरूप ये खाना पीना नहीं है। नंबर 3, सवेरे उठना चाहिए सूर्योदय के टाइम पे और कम से कम 10 मिनट शरीर को चारों ओर घुमाना चाहिए। घुमाने के बाद जब शरीर जैसे
पहलवानी हम पीटी करते थे बचपन में, उसके बाद क्या करना चाहिए, रात में भीगे हुए चने सवेरे 8 बजे के आसपास नाश्ते में उबाल करके कच्चे पक्के जैसे भी वो बढ़िया चीज शरीर में जा सकती है। उसके बाद आप 11 बजे के आसपास भोजन लें, फिर शाम को 2-3 बजे भोजन लें, और भोजन करके एकदम लेटे नहीं, हर भोजन के बाद 10 से 15 मिनट टहलें। इसके बाद आप 2-3 बजे के आसपास कुछ लें, खाने की ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें। शाम को 7-8 बजे खाना खा करके और रात में हल्दी वाला दूध लें। नंबर 2। नंबर 3, अब आपको क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि हमको 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो तब जब हम पूर्ण रूपेण व्यायाम वगैरह करते हैं, शरीर में पूरा हिलता डुलता रहता है, डाइजेशन पावर बनी रहे। 2400 कैलोरी एनर्जी में ये आपको डिसाइड करना है डाइटिशियन से कि आप पूरे दिन में क्या लें कि एनर्जी भी बनी रहे और हर 3 से 4 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहें। ठीक, तो वो ऊर्जा बनती रहेगी, शरीर में अच्छा तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, और दोस्ती जैसा माहौल घर में पति पत्नी बच्चों का रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव से अगर आप बच गए तो बीमारियों का घर जो आज पैदा हो रहा है, अन्य बीमारियों का, ये भविष्य में इन बीमारियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल जीत पाएंगे हम इनसे, बिल्कुल जीत पाएंगे। डॉक्टर अनिल बंसल, आपके पास एक बार आना चाहूंगा, और हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से तीसरी लहर की बार बार बात हो रही है, तीसरी लहर में कहा जा रहा है ये और भी आक्रामक होने वाली, तो लोगों के बीच में अब एक वहम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग अब ये बोलने लगे हैं कि जिस तरह से कोविशील्ड कोवैक्सीन दी जा रही थी ये शायद ज्यादा कारगर नहीं है, हम तो स्पुतनिक का वेट करेंगे। ये वहम कितना घातक हो सकता है पूरे देश के लिए, अगर आप ये समझाएं कि सभी वैक्सीन लोगों के लिए कारगर है, जो भी वैक्सीन मिल जाए उसको जरूर लगवाएं। अगर आप ये संदेश दर्शकों को देंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से, तो निश्चित रूप से पूरा देश बच पाएगा। अनिल है नहीं शायद हमारे साथ, आलोक अनिल जी है नहीं, आप ये डॉक्टर अनिल बंसल, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ज्यादा समझदारी से यहां पर जवाब दिया। जो भी शंकाएं थी, जो भी प्रश्न थे लोगों के मन में, शायद तीसरी लहर को लेकर, बच्चों की केयर को लेकर, अवसाद को लेकर, जिस तरह से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, इस सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पर राजेश लोगों को मिल गए हैं। बिल्कुल, और ये हमारी ये चर्चा इसलिए भी खास थी क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जागरूक रहें। ये जो वक्त चल रहा है उसमें भी, और जो आने वाली चुनौतियां हैं उसमें भी प्राइम न्यूज लगातार लोगों को जागरूक करता रहा है, और अब भी अपील कर रहे हैं कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का हर वक्त हर जगह पालन करें। बिल्कुल, और इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।